नमस्कार दोस्तों, आज 7 मार्च के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने चीन को सुनाई खड़ी खड़ी। चीनी आक्रामकता का नतीजा है भारत चीन सीमा पर तनाव। जी हां दोस्तों, जो भारत और चीन सीमा पर तनाव है उसके लिए अमेरिका ने चीन को जमकर सुनाया है और चीन को ही इसके लिए जिम्मेदार बताया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चाबहार पोर्ट पर गुड न्यूज, मई से शुरू होगा व्यापार। पाकिस्तान से छूट गया है पीछा और अब एशिया का किंग बनने की तैयारी में है भारत। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी को मिल गया है बंगाल का लाल। कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी से चढ़ गया है सियासी पारा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अमेरिका की खरी खरी चीनी आक्रामकता का नतीजा है भारत चीन सीमा पर तनाव। जी हां दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की नीति संबंधी शीर्ष पद के लिए राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा नामित कोलिन कहल ने सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सामने कहा कि भारतीय सीमा पर बढ़ता तनाव चीन के इरादे स्पष्ट कर रहा है। उन्होंने बेबाकी से कहा, भारत चीन सीमा पर मौजूदा तनाव चीनी आक्रामकता और क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों व भागीदार देशों पर प्रभुत्व कायम करने की उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। रक्षा नीति उपमंत्री के पद के लिए सीनेट की समिति के समक्ष कोलिन कहल ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों और भागीदार देशों के साथ खड़ा रहने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने भारत चीन सीमा पर चीनी आक्रामकता को चिंताजनक बताते हुए अपने नाम की पुष्टि के लिए सुनवाई के दौरान सवालों के लिखित जवाब में कहा कि हम लोग अपने सहयोगियों और भागीदार देशों के साथ खड़े रहेंगे और तनाव कम करने की कोशिशों का समर्थन करेंगे। अगर मेरे नाम की पुष्टि होती है तो मैं हालात पर पैनी नजर रखूंगा और दोनों पक्षों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने पर नजर रखूंगा। कहल ने भारत के प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा बरकरार रखते हुए कहा कि यदि उनके नाम की पुष्टि होती है तो वे दोनों देशों के रक्षा कारोबार व प्रौद्योगिकी रिश्ते बढ़ाने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चाबहार पोर्ट पर गुड न्यूज, मई से शुरू होगा व्यापार। पाकिस्तान से छूटा पीछा, अब एशिया का किंग बनने की तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद अहम माने जाने वाले चाबहार बंदरगाह से मई से कारोबार शुरू हो जाएगा और भारत की इस उपलब्धि को पड़ोसी देश पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है तो चीन को भी मिर्ची लगी हुई है। भारत ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट का निर्माण किया है जो रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के लिहाज से पाकिस्तान पूरी तरह से कट जाएगा। भारत के शिपिंग मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मई के अंत तक चाबहार बंदरगाह व्यापार के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार पोर्ट रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बेहद अहम है और इसके जरिए भारत ईरान, अफगानिस्तान सहित पूरे मध्य एशिया, रूस और यूरोप से भी व्यापार करने के लिए रास्ता मिल गया है। अरब सागर में स्थित इस बंदरगाह के जरिए भारत, ईरान, अफगानिस्तान के बीच नए रणनीतिक ट्रांजिट मार्ग की शुरुआत हो गई है और इस रास्ता के निर्माण होने के बाद अब तीनों देशों का व्यापार काफी मजबूत हो जाएगा। इस पोर्ट के निर्माण के साथ ही भारत के लिए अफगानिस्तान कर पहुंचना भी बेहद आसान हो गया है। अभी तक अफगानिस्तान तक सामान भेजने या फिर मंगवाने के लिए भारत को पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब पाकिस्तान हमेशा के लिए पीछे छूट गया है। अक्सर देखा जाता था कि पाकिस्तान भारत के व्यापार में अड़ंगा लगाने की कोशिश करता था। चाबहार पोर्ट भारत को पश्चिमी एशिया से कनेक्ट होने की सीधा रास्ता देगा जिसमें पाकिस्तान कोई दखल नहीं दे पाएगा। पिछले गुरुवार को भारत सरकार ने चाबहार दिवस का आयोजन किया था जिसमें अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन भारत के साथ अच्छे संबंध और अफगानिस्तान के विकास की खातिर अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह को लेकर छूट दे रखी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को मिल गया बंगाल का लाल। कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी से चढ़ा सियासी पारा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए आज कोलकाता में रैली करेंगे। ब्रिगेड परेड मैदान में होने वाली पीएम की रैली पर सबकी नजर है। बीते दिनों से लगातार चर्चा है कि मिथुन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस लिहाज से पीएम की रैली से पहले ही कोलकाता में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी बेहद अहम मानी जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय से हुई मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक पहले बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात हुई है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस बाबत ट्वीट किया है। इस मुलाकात के बाद मिथुन की संभावित राजनीतिक पारी को लेकर हो रही चर्चाओं को और बल मिला है। पीएम मोदी की रैली से पहले मिथुन की कोलकाता में उपस्थिति काफी अहम है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं को बाहरी कहकर घेरती रही हैं। ममता ने तो यहां तक कह दिया था कि बंगाल में गुजराती सरकार नहीं चलाएंगे। इसके बाद बीजेपी की तरफ से लगातार यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल की माटी का लाल ही मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी की इस घोषणा के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी किसी बड़े बंगाली चेहरे को ममता को टक्कर देने के लिए प्रोजेक्ट कर सकती है। पहले सौरभ गांगुली को बीजेपी में शामिल होने की चर्चा रही, बाद में स्वास्थ्य कारणों के चलते गांगुली के नाम पर विराम लग गया। अब मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छलावा साबित हो सकता है पाकिस्तान का शांति राग, तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं भारत। जी हां दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की ओर से शांति की बात किए जाने को बहुत अधिक तवज्जो नहीं देने की रणनीति बनाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए तुरंत भरोसा करना मुनासिब नहीं होगा। वहीं विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के साथ भारत की सबसे बड़ी शिकायत है कि वह न सिर्फ अपने यहाँ आतंकवाद को प्रश्रय देता है, बल्कि उसे भारत के खिलाफ काम करने के लिए हर जरूरी सहायता भी देता है। ऐसे में जब तक इस पर ईमानदारी से अंकुश लगाने के ठोस संकेत नहीं दिखते हैं, तब तक भारत पाकिस्तान के किसी भी प्रस्ताव को उतनी गंभीरता से नहीं लेगा। जहां तक सीज फायर से जुड़े समझौते की बात है, भारत ने कहा कि सीमा पर जवान लगातार मुस्तैद हैं। अगर इसे तोड़ने की हिमाकत की गई तो भारत जवाब देना जानता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान ने भारत से रिश्ते बेहतर करने की दिशा में एक के बाद एक कई बयान दिए। सबसे पहले 2 फरवरी को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति का हाथ बढ़ाने का वक्त आ गया है। इसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच बातचीत से ही मसले का हल निकल सकता है। इसके बाद बीते हफ्ते दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल के बीच युद्ध विराम के मानकों के पालन करने के लिए सहमति बनी। यह हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सबसे सकारात्मक पहल थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। म्यांमार ने भारत से कहा सीमा पार करके गए पुलिसकर्मियों को वापस लौटाओ। जी हां दोस्तों, म्यांमार ने भारत से अपने उन पुलिसकर्मियों को वापस लौटाने के लिए कहा है जो कुछ दिन पहले सीमा पार करके मिजोरम में शरण लेने पहुंचे थे। ये पुलिसकर्मी म्यांमार की सेना के आदेशों से बचने के लिए भागकर भारत पहुंचे थे। बीते महीने म्यांमार की सेना ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार का तख्ता पलट कर सत्ता अपने कब्जे में ले ली थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद देश में हो रहे प्रदर्शनों को दबाने के लिए कड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद म्यांमार से करीब 30 पुलिसकर्मी और उनका परिवार हाल ही के दिनों में शरण मांगने के लिए सीमा पार आया है। मिजोरम के चंपाई जिले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें म्यांमार के फलम जिले में अपने समक्ष की तरफ से एक चिट्ठी मिली है जिसमें कहा गया है कि दोस्ताना रिश्ते बनाए रखने के लिए भारत उनके 8 पुलिस वालों को वापस लौटा दे। डिप्टी कमिश्नर मारिया सीटी जुआली ने शनिवार को कहा कि वह भारत के गृह मंत्रालय से आदेश मिलने का इंतजार कर रही हैं। म्यांमार की ओर से भेजी गई चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें सूचना मिली है कि उनके 8 पुलिसकर्मी भारत पहुंच गए हैं। चिट्ठी में 22 से 25 साल की उम्र वाले 4 पुलिसकर्मियों को जानकारी है, जिनमें से एक महिला ऑफिसर भी हैं। चिट्ठी में लिखा है, दोनों पड़ोसी देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते बनाए रखने के लिए आपसे निवेदन है कि उन 8 पुलिस वालों को म्यांमार वापस भेजें जो भारतीय क्षेत्र में घुसे थे। करते हैं अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को जमकर फटकारा, कहा सही रास्ते पर चलना शुरू करे पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान को लेकर जमकर नाराजगी जताई और पाकिस्तान से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी बंद करते हुए अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र मुल्क मानना शुरू करे। राष्ट्रपति गनी ने कहा कि पाकिस्तान को सही रास्ते पर चलना चाहिए और अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र और संप्रभुता देश के तौर पर देखना शुरू करना चाहिए। पाकिस्तान पर बरसे राष्ट्रपति 17वें लेजिस्लेटिव टर्म को संबोधित करते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है और उससे सीधे रास्ते पर चलने को कहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है और पिछले 1 महीने में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने दूसरी बार पाकिस्तान को फटकार लगाई है। इससे पहले अशरफ गनी ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान पाकिस्तान को अफगानिस्तान की स्वतंत्रता का सम्मान करने की नसीहत दी थी और एक बार फिर से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर चलने को कहा है। दरअसल अफगानिस्तान की शांति बर्बाद करने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहा है। अफगानिस्तान में शांति को खत्म करने वाले आतंकी संगठन अल-कायदा और तालिबान को हमेशा पाकिस्तान ने मदद दी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को अस्थिर कर वहां आतंकियों के हाथ में सत्ता सौंपना चाहता है ताकि अफगानिस्तान पर वो अपना नियंत्रण स्थापित कर सके, जिसे लेकर पाकिस्तान की लगातार आलोचना होती रही है। इसके साथ ही अगर अफगानिस्तान में अशांति रहती है तो पाकिस्तान को अमेरिका से खैरात भी मिलता रहेगा। लिहाजा पाकिस्तान लगातार तालिबान आतंकियों को सपोर्ट करता आ रहा है और उसी के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। म्यांमार में लगातार बिगड़ रहे हालात, यूएन ने तख्ता पलट पर तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद से भारी विरोध हो रहे हैं। लोगों का विरोध दबाने के लिए सुरक्षा बल उन पर हर तरह की हिंसक कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सैनिक और पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां दाग रहे हैं, गोला बारूद और पानी की बौछारों से हमला कर रहे हैं। इसके अलावा वह हिंसक वीडियो बनाकर भी उन्हें धमका रहे हैं। अब इस मामले में संयुक्त राष्ट्र ने भी तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत ने सुरक्षा परिषद को बताया कि म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद अब तक करीब 50 निर्दोष और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को मार दिया है और बहुत से प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। उन्होंने इसके साथ ही मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के जरिए तत्काल संयुक्त कार्रवाई का आह्वान किया है।
सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता। म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत क्रिस्टिन श्रानेर बर्गनर ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद को बताया, तत्काल सामूहिक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। हम म्यांमार की सेना को और कितना आगे जाने की अनुमति दे सकते हैं। म्यांमार को लेकर हुई परिषद की बैठक को बर्गनर ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में म्यांमार की सेना ने जबरदस्त हिंसक कार्रवाई की है। 1 फरवरी को हुए तख्तापलट का विरोध करने वाले 50 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने पेश की भारत के साथ दोस्ती की मिसाल। 2030 तक $600 अरब के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बनाया गठबंधन। जी हां दोस्तों, बाइडेन प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ने 2030 तक करीब 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने में भारत की मदद के लिए कई देशों का एक गठजोड़ बनाया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में करीब $600 अरब की लागत आएगी। जलवायु विषयों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी ने कहा कि अमेरिका ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में कोष के जरिए भारत की मदद करने को इच्छुक कई देशों का एक समूह बनाया है। उन्होंने विश्व के शीर्ष ऊर्जा सम्मेलन IHSCRA विक के दौरान इसकी जानकारी दी। कैरी ने कहा कि भारत के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि मैंने कई देशों को मिलाकर एक छोटे समूह बनाया है। इन देशों ने भारत की सहायता करने के लिए अपनी सहमति जताई है। हम इस लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए देश के इन्वेस्टमेंट हाउस से संपर्क किया जा रहा है ताकि पूंजी का सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। अमेरिका का नया बाइडेन प्रशासन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर काफी गंभीर है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने शपथ ग्रहण के कुछ ही देर बाद पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की वापसी का फैसला लिया था। संयुक्त राष्ट्र ने भी बाइडेन के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा था कि पिछले 4 वर्षों से प्रमुख साझेदार की गैर मौजूदगी ने ऐतिहासिक समझौते को कमजोर किया। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ऐतिहासिक पेरिस समझौते से अलग कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने उस फैसले को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों के लिए एक बड़ी निराशा करार दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाक को महंगी पड़ी चीन की यारी। भारत के विमानों के आगे नहीं ठहरा उसका JF-17, ड्रैगन ने दिया झटका। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को चीन से यारी अब महंगी पड़ती नजर आ रही है। चीन के सहयोग से पाकिस्तान में विकसित JF-17 थंडर युद्धक विमान अब उसके लिए बोझ बन गया है। पाक को पहले यह उम्मीद थी कि उसके आका के सहयोग से निर्मित इस विमान को भारत की वायुसेना के मुकाबले तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन ने 1999 में एक समझौता करते हुए JF-17 विमान की परियोजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद इन विमानों का बेड़ा भारत खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना था। इन युद्धक विमानों के भारत से मुकाबले का मौका आया 27 फरवरी 2019 में, जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और उस समय भारत के मिराज 2000 और Su-30 के मुकाबले ये विमान कहीं भी नहीं ठहरे। भारतीय विमानों के सामने ये विमान भागते नजर आए। इन विमानों की पाकिस्तान पर संकट के समय उपयोगिता जरा भी सिद्ध नहीं हो सकी। युद्ध के समय सेवाओं के मामले में सबसे पीछे रहने वाले विमानों के रखरखाव और ऑपरेशनों पर भी ज्यादा खर्च आ रहा है। समाचार एजेंसी ANI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आधुनिक हथियार प्रणालियों की तुलना में इन विमानों के रखरखाव पर ज्यादा लागत आ रही है। ऐसी स्थिति में पाक और चीन की संयुक्त रूप से बनाई गई यह योजना पाकिस्तान के लिए अच्छा खासा परेशानी और खर्चे वाली बन गई है। इसकी तकनीक को उन्नत करने के लिए चीन ने पुर्जे देने की कीमत भी बढ़ा दी है। पेंटा पोस्टगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक विमान की क्षमता का आकलन एवियोनिक्स हथियारों और इंजन से किया जाता है। पाया गया है कि JF-17 ज्यादातर क्षेत्रों में निशाना बनाने में विफल रहता है। यही नहीं, इन विमानों में प्रभावी BVR या एयरबोर्न इंटरसेप्शन रडार भी नहीं है। पाकिस्तान ने इन विमानों को F-16 के बाद घातक विमान माना था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली समेत इन 8 राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। केंद्र ने दिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के निर्देश। जी हां दोस्तों, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी के बावजूद कुछ राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही इस पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने कहा कि जिन जिलों में ज्यादा संख्या में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, वहां मिशन मोड में प्रायोरिटी वाले पॉपुलेशन ग्रुप को वैक्सीन दी जानी चाहिए। इसके लिए कम से कम 15 दिनों और अधिकतम 28 दिनों के लिए प्राइवेट अस्पतालों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि कम समय में ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सके। इसके अलावा जो जिले आज भी कोरोना जांच के लिए एंटीजन टेस्ट पर निर्भर हैं, वहां RT-PCR की जांच बढ़ाई जाएगी। वहीं ज्यादा मामले में बढ़ने पर वापस कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और सख्ती के साथ लोगों से कोरोना नियमों का पालन कराया जाए। इसके अलावा हर कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए कम से कम 20 लोगों की जांच की जाए
जाए जो पिछले कुछ दिनों में उसके संपर्क में आए हों। गौरतलब है कि हरियाणा के 15 जिले, आंध्र प्रदेश के 10 जिले, ओडिशा के 10 जिले, गोवा हिमाचल प्रदेश के 9 जिले, उत्तराखंड के 7 जिले, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के 9 जिले और चंडीगढ़ के 1 जिले में रोजाना मिलने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आदेश के अनुसार इन सभी जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और क्लिनिकल मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने कहा पूरे लद्दाख में डिसएंगेजमेंट के लिए काम करे चीन। जी हां दोस्तों, लद्दाख में स्थिति को लेकर भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह उम्मीद करता है कि चीन अपने राजनयिकों और सैन्य कमांडरों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय परामर्श तंत्र के माध्यम से काम करेगा ताकि पूर्वी लद्दाख के बाकी क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा सके और दोनों पक्षों को सैन्य बलों के पीछे हटने पर विचार करने की अनुमति मिल सके। भारत का यह बयान दोनों देशों की सेनाओं द्वारा पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण किनारे से सैनिकों और हथियारों की वापसी के बाद आया है। विदेश मंत्रालय ने दिया बयान। साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ विस्तृत चर्चा की और हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की, जिस पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से काम किया जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हम अपेक्षा करते हैं कि चीनी पक्ष WMCC भारत चीन सीमा मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के लिए स्थापित कार्य प्रणाली और वरिष्ठ कमांडरों की बैठकों के माध्यम से हमारे साथ काम करेगा ताकि शेष क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट को जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने आगे कहा, यह दोनों पक्षों को पूर्वी लद्दाख में सेना को घटाने पर विचार करने की अनुमति देगा क्योंकि इससे शांति की बहाली होगी और हमारे द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए परिस्थितियां उपलब्ध होंगी। विदेश मंत्री की अपने चीनी समकक्ष के साथ बातचीत के बारे में बताते हुए कहा, श्री जयशंकर ने जोर देकर कहा था कि दोनों पक्षों को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ शेष मुद्दों को जल्दी से हल करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियां ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, प्रदेश के श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कैलाश चौकी पर बड़ी खबर सामने आई है। यहां भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करने पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारकर ढेर कर दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि कल शाम करीब 7:30 बजे कैलाश चौकी पर तैनात BSF जवानों की ओर से पिलर नंबर 368/1 के पास BS बाड़ के पास पाकिस्तानी घुसपैठिए की हलचल देखी गई थी। इस पर BSF जवानों द्वारा उसे ललकारा गया, साथ ही सरेंडर करने की चेतावनी दी गई, लेकिन घुसपैठिया वापस पाकिस्तान की तरफ भागने लगा। लिहाजा इसके बाद BSF जवानों ने फायरिंग कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी घुसपैठिए को मौके पर ही ढेर कर दिया। घटना के बाद से ही रात भर BSF और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी रहा। फिलहाल भी BSF की ओर से सतर्कता बढ़ती जा रही है। जवान अभी भी पूरी तरह अलर्ट हैं। मिली जानकारी के अनुसार BSF की ओर से पहले तो घुसपैठिए को लगातार रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुका। रोकने के प्रयास के दौरान भी BSF ने 7 राउंड फायर किए, लेकिन जब वो नहीं रुका तो BSF ने गोली मार दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी की मौजूदगी में BJP की सदस्यता लेंगे मिथुन चक्रवर्ती। 7 मार्च को थामेंगे पार्टी का दामन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का नाम काफी गूंज रहा था। कयास लगाए जा रहे थे कि मिथुन चक्रवर्ती चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मिथुन ममता की पार्टी TMC के संपर्क में भी थे, तो वहीं वो संघ के भी नजदीक थे। ऐसे में मिथुन अगर पार्टी में भी जाना भी चाहें तो वो किस रास्ते पर चलेंगे, ममता दीदी के रास्ते पर या फिर मोहन भागवत के रास्ते पर? लेकिन अब साफ हो चुका है। जानकारी के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती BJP में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक मिथुन की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 7 मार्च को PM मोदी की ब्रिगेड मैदान की रैली में मिथुन चक्रवर्ती शामिल होंगे। इस दौरान वो BJP में भी शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि 16 फरवरी को मिथुन चक्रवर्ती ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से मिथुन के BJP में शामिल होने की अटकलें तेज होती गई। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। उन्हें ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने राज्यसभा भेजा था। वो अप्रैल 2014 से दिसंबर 2016 तक सदन में रहे। आपको बता दें कि बंगाल में 294 सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग होगी। 27 मार्च को पहले चरण के लिए मतदान होंगे, जिसमें 38 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा। इसमें 30 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण की वोटिंग 6 अप्रैल को होगी। इसमें 31 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 10 अप्रैल को चौथे चरण में 44 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 5वें चरण का चुनाव 17 अप्रैल को होगा। इसमें 45 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा 22 अप्रैल को छठे चरण में 41 सीटों, 26 अप्रैल को 7वें चरण के तहत 36 सीटों तो आखिरी यानी 8वें चरण में 35 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर भारत बोला, सभी मुद्दों का हो समाधान। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच संघर्ष विराम पर समझौते के कुछ दिन बाद भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सामान्य रिश्ते चाहता है। नई दिल्ली ने इस बात पर जोर दिया कि सभी मुद्दों को द्विपक्षीय एवं शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। हालांकि भारत ने साथ ही कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई कमी नहीं आने वाली है। भारत की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पिछले महीनों ही दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों के बीच बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा पर और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम पर सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर सहमति जताई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।